ओके, तो क्लास 10th ये आपका सेकेंड चैप्टर है इकोनॉमी का, है ना। इसका नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर से हम क्या समझते हैं, पहले हम नाम से समझ लेते हैं कि नाम क्या बताना चाह रहा है ना चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स मतलब सेक्टर्स मतलब क्या होता है? सेक्टर्स मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे? किसी भी चीज को डिवाइड कर दिया उन लोगों ने, और मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज का या पर्टिकुलर उसका अ, वो कुछ एक वो बना दिया है, उसको हम सेक्टर बोल देते हैं। ठीक है। अब सेक्टर्स किसकी बात हो रही है यहाँ पर? किसके लिए बात हो रही है? इकोनॉमी के लिए, है ना। हमारे इकोनॉमी के लिए बात हो रही है, हमारी कंट्री की, हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो मतलब सेक्टर्स कौन से होंगे? इकोनॉमिकली जितने भी सेक्टर्स डिवाइड किए गए होंगे वो होंगे। जनरली हम लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 सेक्टर्स हमेशा डिवाइडेड रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। तो प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्शियरी में क्या होता है ना। हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, उसके सेक्टर्स जो 3 जो डिवाइडेड हैं उसमें कैसे लेबर्स हैं, क्या वर्क है ना। तो वो सब हमको इस चैप्टर के अंदर सिंपल सा पढ़ना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे, है ना। आप लोगों को बहुत सारे लोग इसके अंदर अंदर इंगेज दिख रहे होंगे, अपना अपना वर्क कर रहे होंगे। कोई जो है क्या बना रहा है, वो ब्रिक्स बना रहा है, कोई पोस्टमैन का काम कर रहा है, कोई कूली का काम कर रहा है, कोई फार्मिंग का काम कर रहा है, कोई स्टिचिंग का काम कर रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है ना। तो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज में क्या है, व्यस्त है, सब अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब जैसे हम आपकी बात करें, है ना, आप भी आगे मतलब वर्क करने के लिए ही इतना सब कुछ एजुकेशन गेन कर रहे हो, राइट। अब आप कौन से सेक्टर में जाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, बट अभी अपने पास में सेक्टर नहीं आया है, पहले हम एकदम जनरल स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ आप देख रहे हो कि कुछ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो चुका है, इसकी डिलीवरी हो रही है ना। और कुछ की पैकिंग हो रही है। तो ये चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और इन्हीं में से कुछ ग्रुप्स को, पर्टिकुलर ग्रुप्स को क्या बना दिया है, अलग करके उस ग्रुप्स को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है किसमें, सेक्टर्स में। ग्रुप्स को ही क्या बोला गया है, सेक्टर्स बोला गया है ना। एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही क्या बताया गया है यहाँ पर, सेक्टर्स बताया गया है। बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर कैसी है, एक पेज छूटी आपका, चलिए ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी यहाँ पर ऐसी है जिसके अंदर क्या किया गया है, डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से उनको लिया गया है ना। टेक फॉर एन एग्जाम्पल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब कॉटन का जो हम कल्टीवेशन करते हैं, जो हम उसको उगाते हैं और करते हैं, वो क्या है, एकदम नेचुरल है ना। इट टेक्स प्लेसेस विद इन अ क्रॉप सेक्शन। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड ऑन मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल factors like rainfall, sunshine and climate. The product of the activity cotton is a natural of the activity cotton is a natural product. Similarly, in the case of activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder etc. अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो भी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, हम उसके ऊपर ही, अगर हमको वहां से कुछ प्रोडक्शन लेना है या वहां पर से कुछ प्रोडक्ट है जो हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से उन पे डिपेंड रहेंगे, नेचर पे डिपेंड रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो आपको एक एग्जांपल देके रखा है, क्या एग्जांपल देके रखा है, कॉटन का, है ना। अगर हम कॉटन प्लांटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अब हमको पूरा का पूरा किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, सनलाइट पे, है ना, एयर पे, मतलब उसके वेदर पे हमको पूरा उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं डेयरी फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग मतलब क्या होता है, जितने भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको डेयरी फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। तो जितनी भी अब वो वाली चीजें होंगी, डेयरी से भी जितनी रिलेटेड चीजें होंगी, हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड रहेंगे, है ना। उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैसे भी दूध बनता है, जो भी प्रोसेस होती है, तो हम उस पर डिपेंड रहेंगे, है ना। The product here, milk also is a natural product. Similarly, minerals are ores are also natural products. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. Why primary?
This is because it forms the base of all the other products that we subsequent make sense. The most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This factor is called agriculture and related sector. तो देखो क्या बताया गया है यहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है. कैसे किया गया इंट्रोड्यूस वो देखते हैं. जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, आप लेके चलो, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जिसमें वो चीज बन रही हो, है ना, वो चीज क्या हो रही हो, प्रोसेस में हो, बन रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी. प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि इस चीज से बाकी दो चीजें बन जाएगी, है ना. आप अगर हम आगे का भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर सेकेंडरी बनाना है और प्राइमरी ही नहीं हुआ, है ना, अगर आपको दूध की पैकिंग करनी है पर दूध ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब पैकिंग का, और क्या मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का, मतलब बेचने का, है ना. तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि वो जो है वो एक बेसिक है. अगर आपने उससे स्टार्ट नहीं किया तो आपका कुछ बाकी का पीछे का भी नहीं होगा, इसलिए वो प्राइमरी होता है. मतलब फर्स्ट वो है, उसके बाद में सेकंड थर्ड. फर्स्ट नहीं आएगा जब तक सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैसे आएंगे, राइट. तो वो बताया गया है ना. The secondary sector covers the activities which natural products are changed into the form of through ways of manufacturing that we associated. चलो सेकेंडरी तो मैं ही बता देती हूँ, टर्जरी भी मैं ही बता देती हूँ. तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर उसमें वो एक्टिविटीज आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर की जो चीजें होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है ना. अगर आपने चलो हम दूध का एग्जांपल लेते हैं. अगर आपने दूध जो है वो आपको मिल गया है, काऊ से, बफेलो से, किसी से भी, गोट से, किसी से भी मिल चुका है, तो अब अगर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी. आप लोग, कई लोग दूध लेते होंगे सांची का, अमूल का, है ना. तो आप लोग कैसे लेते होंगे, पहले तो दूध निकाला जाता होगा, राइट. फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता होगा, उसको थैली में डाला जाता होगा, है ना. तो उस एक्टिविटी को, उस सेक्टर को क्या बोला है, सेकेंडरी सेक्टर बोला गया है. और टर्जरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. समझ में आया प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है. यस मैम. टर्जरी क्या होता है, टर्जरी में वो एक्टिविटीज आती है जब वो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीजें जाती है. अब अगर एक बात बताओ, आप लोगों ने फार्मिंग करी, फार्मिंग करने के बाद में आप लोगों ने क्या किया, क्रॉप्स जो थे, गेहूं जो थे, है ना, गेहूं का एग्जांपल लेते हैं हम. गेहूं जो थे, चावल जो थे, वो आप लोगों ने उगा लिए, सोइंग हो गई, कट गया, है ना. अब उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे और ट्रांसपोर्ट कर दोगे, है ना. ट्रांसपोर्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे, राइट. तो हमारे घर पे वो चीज आ गई, है ना. तो ये प्रोसेस रहती है, सेक्टर्स रहते हैं, 3 सेक्टर्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी. प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, वो रिसोर्सेज या फिर वो चीज जो है, वो प्रोडक्शन जो है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है. फिर उसके बाद में सेकेंडरी में क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट है वो बन करके मैन्युफैक्चर होता है, मतलब उसको पैकिंग की जाती है ना. पैकिंग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, ठीक है. फिर उसके बाद में, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, है ना, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है. थर्ड वन जो आपका आता है वो टर्शरी सेक्टर होता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना. या फिर हम उसको सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं. उसके अंदर क्या आता है, जो भी चीजें बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, उसको अब हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है ना, हमारे यूज के लिए. अब इसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर क्या क्या आ जाता है. तो सर्विस सेक्टर के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर यदि आप टीचर्स के पास जाते हो, हमारे पास में जाते हैं, तो हम क्या होंगे, हम प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे या टर्जरी होंगे, बताओ. टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, अदर आपका दूसरी रिक्वायरमेंट जो भी होगी, हॉस्पिटल्स में अगर आप जा रहे हो, है ना, जो भी है ये, तो ये सब चीजें क्या है, प्राइमरी क्यों होंगे बेटा, है ना. टर्जरी, टेरिटरी नहीं होते, वो टर्जरी होता है. तो टर्जरी होंगे, राइट. क्या हमको वो सर्विस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना. आप लोगों को आपकी तरफ से नहीं देखना है, हमको आपको हमारी तरफ से देखना है, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, है ना. आपको इन इन लोगों के उससे देखना है, वो क्या है, टर्जरी, वो उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. आया समझ में, ये टीचर और ये वाला हॉस्पिटल वाला आया समझ में.
ओके, अब उन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है हमको, है ना। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतना तो सभी को समझ में आ गया कि अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो हमको क्या क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, गुड्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। गुड्स मतलब क्या होता है, हमारी जरूरत की चीजें, है ना। तो वो हमको क्या करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। जितने भी जितने मतलब तीनों सेक्टर्स जो हैं वो लार्ज नंबर, उसके अंदर अगर आप देख ही रहे हो कि इतना वर्क चल रहा है उस सेक्टर्स में, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर वहां पर इतना वर्क चल रहा है तो वहां पर लोग भी होंगे वर्क करने के लिए, है ना, प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विस देने के लिए। तो जो दूसरी स्टेप होती है, अगली स्टेप जो होती है वो क्या बताती है, therefore is to see how much goods and services are produced and how many peoples work in say in each sector. In an economy there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. इसके अंदर यही बताया गया आपको कि अब अगर हमने देख लिया वहां पर कि इतना वर्क हो रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, जो लेबरर्स हैं, जिनको हम लेबर्स बोला जाता है ना, तो वो लोग भी वहां पर मिलेंगे आपको। अब उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब, सॉरी, उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से उनको सेक्टर्स जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। हाउ वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नाउ the total production in each sector. With so many thousands of goods and services production, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computer and nails एंड फर्नीचर, इट वुडेंट मेक सेंस। देखो क्या होता है, अब अगर जितना भी गुड्स आपने प्रोड्यूस कर लिया है, अब उसको आपको काउंट करना है ना। तो अगर हम देखें, हम बहुत सारे गुड्स, जैसे कि हम अगर बात करें, अगर आपने अनाज उगोया है, अनाज को अगर आपने ग्रो किया है, तो आप क्या एक एक गेहूं को क्या वो करने जाओगे, काउंट करने जाओगे? ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। You are right in thinking so. To get around this problem, economics suggests that the value of goods and services should be used rather than the adding of actual number. For the example, 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg. The value of wheat will be rupees 80,000. The value of 5,000 coconut at rupees 10 per coconut will be rupees 50,000. Similarly, the value of goods services in the three sectors are calculated and then added up. तो अब अगर आप बोलोगे कि चलो ये एक गेहूं का दाना है, इसका इतना मैंने लगा दिया है, तो आप इतने सारे मतलब 50 गेहूं के दाने क्या बिन बिन के दोगे क्या? से यस और नो, है ना। हम लोग अगर हम शक्कर लेने जा रहे हैं, हम हमने बोल दिया कि हमको 10 शक्कर के दाने चाहिए, तो वो 10 शक्कर के दाने आपको जो शॉप वाला है आपको 10 शक्कर के दाने गिन के देगा कि ये लो मैम 10 शक्कर के दाने आपके, है ना। तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है। इसी के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दी उस गुड की, है ना, उस पर्टिकुलर गुड की पर्टिकुलर वैल्यू रख दी। जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर कि 10,000 किलो वीट का उन्होंने कितने में बेचा, 8 रुपए पर केजी, है ना। इस हिसाब से कितना बनता है उनका, 80,000, है ना। 10 किलो, सॉरी, 10,000 कितने का होगा, 80,000 का। आया समझ में? उन्होंने 1 केजी कितने में बेचा, 8 रुपए में। तो ऐसे 10,000 अगर वो बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 80,000 में, है ना। हम ज्यादा मैथ्स में नहीं जाते हैं, हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं। वहीं पे अगर उनको 5,000 कोकोनट जो है वो बेचने हैं, तो उन्होंने एक का अमाउंट क्या रख लिया, एक का अमाउंट उन्होंने 10 रुपए रख लिया। तो वैसे ही अगर उन्होंने 5,000 बेचे तो उनके कितने बनेंगे, 50,000, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, सेक्टर्स को क्या उनका कितना वो बनता है करके उन्होंने उस चीज को कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, है ना। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशंस हैज वन हैज टू टास्क, नॉट एवरी, यस। अब हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर,
इट मेक्स सेंस ऑल द ओनली द इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बताया इसके अंदर? अब इसके अंदर ये बताया है कि आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे उसको आपको उतना गिनना जरूरी है ना, तभी तो आप बेच पाओगे उस चीज को। तो इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे अगर हम देखें, आप लोग ठेले पे जाते हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, है ना। अब वहां पर बहुत सारे आपके फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो उसने ऑब्वियसली काउंट करके ही लाया होगा ना वो, है ना। अगर आप कहीं पर आप अगर अगर आप ही बेच रहे हो कुछ चीज, तो आप क्या करते होगे, उसको फाइनलाइज करते होगे कि इसके अंदर सड़ा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर खराब नहीं होना चाहिए, है ना। इतने में लेके जा रहा हूँ, इतने खराब हो गए थे, तो फिर उस बेसिस पे आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, उस बेसिस पे आप क्या करते हो, उसको बेचते हो। ठीक है। टेक take for instance a farmer who sells wheat to flour mill for rupees 8 per kg. The mill grind that wheat and the flour to be biscuit company for 10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as a sugar and oil make packets of biscuit. It sells biscuit the market to the consumer rupees 60. 50 per packet. Biscuits also the final goods, that is the good that reach the consumer. देखो, अब इस पे फाइनल गुड एंड सर्विसेज का मतलब क्या है वो समझते हैं, है ना। आप अगर फ्लोर मतलब आटा होता है, ठीक है, आप लोग बिस्किट ही खाते ही होंगे, ऑब्वियसली खाते होंगे, तो वो या तो गेहूं के आटे का बन रहा होगा, है ना, या तो फिर किसी और चीज के उसका बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वही वही अगर आप लेने जा रहे होंगे, है ना, अगर सिर्फ आप आटा लेने जा रहे होंगे तो आपको कितने का पड़ रहा है यहाँ पर, 8 रुपए, 8 8 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है, पर केजी। पर वहीं पे अगर उसका बिस्किट बन जाता है तो वो आपको कितने में पड़ रहा है, 10 रुपए पर केजी का। और अगर वो कंपनी अगर वो कंपनी आपको दे रही है तो वो आपको कितने में दे रही है, 15 रुपए पर पैकेट पे। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ आटे से बन गया है क्या बिस्किट, नहीं, उसके अंदर शुगर भी लगा हो गया, उसके अंदर कुछ दूसरी चीजें भी लगी होगी, है ना। तो वो फाइनलाइज करके, इतना सब कुछ फाइनलाइज करके फिर वो एक उसकी पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो क्या कर देते हैं, कंपनी डिस्पैच कर देती है, मतलब कि उतना जो है अमाउंट वो फिक्स कर देती है। आया समझ में इतना? तभी हम लोग बोलते हैं कि यार आटा तो इतना था, या फिर हम दूसरी अगर चीजें ले लें, चॉकलेट्स की बात ले लें, या फिर हम सिंपल दूध की बात लेते हैं, है ना। तो दूध तो इतने रुपए किलो, सॉरी इतने रुपए लीटर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पर हमने शेक पी लिया या कुछ और चीज पी ली, तो ये इतनी क्यों है, तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर दूसरे जो गुड्स हैं वो भी उसके अंदर मिले हैं, उसके अंदर शुगर लगी होगी, उसके अंदर फ्लेवर डाला होगा, अदर चीजें जो भी होती है ना। तो इसीलिए वो आपको इतने अमाउंट में मिल रहा है। आया समझ में इतना? डाउट तो नहीं इतने में? Why are only final goods and services counted? सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्यों काउंट की जाती है ना, वो पढ़ते हैं। Contrast to final goods such as wheat and the wheat flour is an example of intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of the final goods already include the value of the intermediate goods that are used to making the final goods. Hence, the value of 60 for the biscuit final goods are already included the value of flour. Similarly, the value of all intermediate goods would have been included to count. चलो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हम फाइनल गुड या फिर फाइनल सर्विस को ही काउंट करते हैं। वो इसीलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीजें, वो एक अगर कोई सा भी गुड होगा, जैसे कि आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो उस बिस्किट को बनाने में लेबर्स भी लगे होंगे, शुगर भी लगी होगी, है ना, हीट करने के लिए भी चीजें लगी होगी, तो ये सारी चीजों को वो फाइनलाइज करते हैं कि हाँ हमारे इधर अमाउंट गया, इधर अमाउंट गया, इधर अमाउंट गया, इधर अमाउंट कटा, है ना। तो तब जाकर आपको क्या मिलता है कि एक फाइनल अमाउंट मिलता है कि हाँ इतने पैसे का ये पर बिस्किट हमको पड़ रहा है ना। अगर आप इसके पहले ही बता दोगे कि वीट का यही दाम है, तो इसी दाम से ले लेते, तो बाकी जो चीजें आपने यूज की आपको तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा,
है ना? तो इसीलिए फाइनल जब चीज हो जाती है, अगर आप खाना बना रहे हो तो क्या आप आधा उसको पका हुआ रहता है तभी दे देते हो, सर्व कर देते हो क्या? नहीं, जब वो पूरा फाइनलाइज हो जाता है, पूरा बन जाता है, उसके बाद में आप उसको सर्व करते हो सभी को, है ना? तो यहाँ पर भी वही बताया गया उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर एंड सम ऑफ द प्रोडक्शन थ्री फैक्टर्स गिवन इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी of the country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economic is. देखो, इसके अंदर आपको क्या बताया है, जो भी गुड्स की फाइनल वैल्यू जो होती है और या फिर फाइनल जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो हर सेक्टर में, है ना? तो वो हर ईयरली की बताई जाती है आपको, है ना? जैसे आपने जीडीपी यहाँ पर नाम सुन ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा। तो वो जितने भी तीन सेक्टर्स है ना? तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन का जब सम करते हैं, जैसे आपका प्राइमरी का उन्होंने निकाला कि उनको एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, है ना? उनको 10,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए उन लोगों को प्राइमरी वालों को मिला, है ना? फिर उसके बाद में सेकेंडरी वालों को उनको कितने मिले, 8 मिले। तो उसके बाद में टर्जरी वालों को कितने मिले, 10 मिले। तो इनका सम करने के बाद में जो उनके पास में फाइनली वैल्यू 23 या 24 जो आती है, 23 शायद तक, है ना? तो 23,000 मतलब जीडीपी, इसको पूरा सम करके वो बताते कि हाँ हमारा जीडीपी कितना निकला कंट्री का, 23 निकला, है ना? ये कौन सी वैल्यू होती है, फाइनल जो हमारा जो गुड है बिल्कुल तैयार हो जाता है, वो वैल्यू होती है ना? और जीडीपी ही बताता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी है। जीडीपी आया समझ में कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इसका एक और समझा देते हैं आपको। देखो, जितने भी तीनों सेक्टर्स है, तीनों सेक्टर का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना? जो प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है उसका सम, मतलब उसको तीनों को ऐड करके, उसको ऐड करके हम लोग बताते हैं कि उस सेक्टर में, मतलब उस कंट्री में या वहां की इकोनॉमी कितनी है, उसको हम क्या बताते हैं, जीडीपी बताते हैं। ठीक है? इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. This ministry, with the help of various government department of all Indian states and union territory, collect information relating to the total volume of goods and services and their prices, and देन एस्टिमेट द जीडीपी। तो फिर उसके बाद में आपको ये बताया गया कि जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो कैलकुलेट करती है ना? किसकी हेल्प से, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की हेल्प से। ठीक है? फिर है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। जनरली इट, अब आपको पता ही होगा जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, चेंज होता है हर चीज में, है ना? टेक्नोलॉजी में ले लो, पर्सन्स में ले लो, हर चीज में क्या होता है, चेंज होता है। जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज of many new development countries that are initial in stage of the development. Primary sector was the most important sector of the economic activities. As the method of farming changed, the agriculture sector began to prosper. It produced much more food than the before. देखो, इसका मैं बता देती हूँ आप लोगों को। क्या था, पहले के टाइम पे आपका इतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता था, है ना? बट नाउ अ डे हमारे पास में कौन सी वो थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन करके एक वो अभी बहुत चला था। उसके अंदर क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा है? ओके, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर ऐसा था कि कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रहे थे। एक साल के अंदर हम लोग 3 से 4 जो है वो एक ही जमीन पे क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रहे थे। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसको HYV बोला जाता है, हाई यील्डिंग वीड्स बोला जाता है शायद तक उसको, है ना? तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है? तो पहले इतना नहीं था, बट नाउ डे अब जैसे प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, क्योंकि उसकी बाइंग जो थी, मतलब उसके जो कंज्यूमर जो थे, कंजप्शन जो कंज्यूम कर रहे थे वो बढ़ गए, है ना? वो बढ़े तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन भी बढ़ गया। प्रोडक्शन कब बढ़ता है, जब जो लेने वाला है, जो धारक है, वो बढ़ जाते हैं।
है ना। अगर आपके घर में 2 ही लोग हैं तो ठीक है, आप लोगों को ज्यादा सामान नहीं लगेगा, बट वहीं पे अगर आपके घर में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या फिर ज्यादा लोग हैं, तो वहीं पर आपकी जो सामान, जो आप सामान लाते थे, जो आप किराना भरते थे आपके घर के अंदर, वही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो किस पे डिपेंड करता है, बाइंग पे, मतलब खरीदारों पे, है ना। जितना खरीदारी होगी उतने वहां पर प्रोडक्शन होगा। तो पहले इतना नहीं था, अभी बढ़ गया, तो फिर अभी प्रोडक्शन भी बढ़ गया, है ना। अब अगर प्रोडक्शन बढ़ा है सभी चीज में, प्राइमरी में भी बढ़ेगा, सेकेंडरी में भी बढ़ेगा, टर्शियरी में भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन हर चीज में बढ़ जाएगा, है ना। प्राइमरी में हमको ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगी, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में इतना। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्रोडक्शन बढ़ चुका है, अब प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो वहां पर जो लोग काम कर रहे होंगे वो भी बढ़ गए होंगे, है ना। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, बाइंग द सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीजेस मेनी टाइम्स, बिसाइड देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मीज एक्सेट्रा. However, this stage most of the goods produced with the natural products from the primary sector and most of the people were employed in this sector over a long time, and especially because new methods of the manufacturing were introduced, factories come into the started expanding. Those people who had earlier worked from the farmers and begun the works in factories in large number, they were forced to do so, and read in the history chapters, people began to use many more goods that were produced in the factories at the cheap rate. Secondary sector gradually became the most important in the total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sector had changed. In the past thousands years, there were been further shift. The secondary tertiary is developed countries. The services sector has become the most important in the terms of the total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. देखो क्या होता है जनरली, अब आपका जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है वो क्या आ जाता है, थोड़े डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाता है। हाउ, देखो देखो, अब आपका फार्मिंग में तो कोई ऐसा चेंज नहीं, आपको उसको बोना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको सिंचाई करना पड़ेगी, सब करना पड़ेगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं है ना। बट आपके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्या डिफरेंस आया, पहले वही चीज आपकी हाथों से होती होगी, है ना, बट अब वही चीजों ने किसका वो ले लिया है, मशीन्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कैसे होगी, मशीन्स के द्वारा होगी। तो यहाँ पर जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जो है, जो उस सेक्टर में लोगों के वो क्या हो गए, कम हो गए, है ना। वहां पर लोग काम करते थे, बट अब वहां पर क्या कर रही है, मशीन्स काम कर रही है। आया समझ में। तो एम्प्लॉयमेंट ये दो जगह पे क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। आया, हम लोगों ने तीनों चीज को जो कंपेयर करा वो समझ में आया सभी को।